आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी की कि आखिर पाकिस्तान ने परमाणु हथियार कैसे हासिल किए। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जासूसी है, जियोपॉलिटिक्स है और एक देश का जुनून है। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, लेकिन है बहुत पेचीदा। एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी बार बार गिरने की कगार पर आ जाती है, उसके पास एटम बम कैसे हो सकता है? यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। जरा इन फैक्ट्स को देखिए। पाकिस्तान का बजट आईएमएफ के बिना चल नहीं पाता। वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज भी स्ट्रगल है। और जैसा कि कहा जाता है, एक ऐसा मुल्क जो अपने इस्तेमाल के लिए एक सुई तक नहीं बना सकता, उसने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया। आखिर ये हुआ कैसे? तो इस जुनून की जड़ें कहां से आईं? इसकी शुरुआत हुई दो बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं से, जिन्होंने पाकिस्तान की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहली घटना थी 1971 की जंग। ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था। पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश बन जाना और सेना की शर्मनाक हार, इससे पाकिस्तान की लीडरशिप को एक बात साफ हो गई कि वो भारत के खिलाफ पारंपरिक यानी कन्वेंशनल जंग नहीं जीत सकते। और फिर 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। बस इस एक खबर ने पाकिस्तान में जैसे भूचाल ला दिया। उन्हें लगा कि अब तो उनका वजूद ही खतरे में पड़ गया है। और इसी डर, इसी बेबसी का नतीजा था प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का वो मशहूर बयान, हम घास खा लेंगे, हम भूखे रहेंगे, लेकिन हम अपना एक एटम जरूर बनाएंगे। ये सिर्फ एक इमोशनल नारा नहीं था, ये पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी बन गया। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक नए और बहुत ही खतरनाक किरदार की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें हम AQ खान के नाम से जानते हैं। तो ये AQ खान थे कौन? देखिए, पैदा तो वो भारत के भोपाल में हुए थे, लेकिन 1952 में पाकिस्तान चले गए। बाद में वो नीदरलैंड्स पहुंचे और वहां यूरेनको नाम की एक हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर कंपनी में काम करने लगे। और फिर जब 1974 में भारत ने वो टेस्ट किया, खान ने सीधे भुट्टो को चिट्ठी लिखी और कहा, मैं मदद कर सकता हूं। तो खान का मिशन था क्या? उनका काम था एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को चुराना, जिसे कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। अब इसे आप एक सुपरफास्ट वॉशिंग मशीन की तरह समझिए, जो इतनी तेजी से घूमती है कि वो हथियार बनाने वाले हल्के यूरेनियम को भारी यूरेनियम से अलग कर देती है। अब खान को एक ऐसा काम मिला जो जैसे उनके लिए ही बना था। उन्हें G1 और G2 नाम के दो बहुत एडवांस जर्मन सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन्स का जर्मन से डच में ट्रांसलेशन करना था। और सबसे बड़ी बात, पूरे 16 दिनों तक उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के साथ वो बिल्कुल अकेले थे, कोई देखने वाला नहीं। तो इन 16 दिनों में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ डिजाइन ही कॉपी नहीं किए, बल्कि उन मशीनों के पुर्जे बनाने वाले 100 से ज्यादा सप्लायर्स की एक पूरी लिस्ट भी चुरा ली। मतलब उन्होंने कोई बना बनाया बम नहीं चुराया था, उन्होंने बम बनाने की पूरी रेसिपी, पूरी की पूरी सप्लाई चेन का नक्शा ही चुरा लिया था। लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि दुनिया की सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी की ये चोरी आखिर हुई कैसे? इसका जवाब किसी एक जासूस की चालाकी में नहीं है। इसका जवाब है उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स में, उन बड़ी ताकतों में जिन्होंने या तो जानबूझकर या अनजाने में ये सब होने दिया। देखिए, उस वक्त दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन की इस लड़ाई में भारत सोवियत खेमे में था और पाकिस्तान अमेरिका का एक बहुत जरूरी साथी था। क्यों? क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए पाकिस्तान की जमीन की सख्त जरूरत थी। और ये बात कितनी चौंकाने वाली है कि जब डच पुलिस AQ खान को गिरफ्तार करने ही वाली थी, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने उन्हें रोक दिया। कहा, इसे जाने दो, हम इस पर नजर रखेंगे। शायद अमेरिका ने सोचा कि खान कुछ कागज ही तो ले जा रहा है, लेकिन ये उनकी बहुत बहुत बड़ी भूल साबित हुई। अब इस पूरी कहानी में एक और बड़ा प्लेयर था, चीन। देखिए, भारत चीन का भी कंपटीटर था, तो जाहिर है पाकिस्तान को मजबूत करना चीन के अपने फायदे में था। तो माना यह जाता है कि चीन ने पाकिस्तान की कई तरीकों से मदद की, न्यूक्लियर वेपन का डिजाइन देने में, मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में और शायद टेस्टिंग में भी सीक्रेट मदद की। अब चीन ने ऑफिशियली तो ये कभी नहीं माना, लेकिन जो पैटर्न है वो काफी कुछ साफ बताता है। तो ठीक है, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर स्टेटस तो पा लिया, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी और इसके नतीजे क्या निकले?
कहानी में एक और ट्विस्ट आया 1979 में। अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी, लेकिन किस्मत देखिए उसी साल सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और सारा जियोपॉलिटिकल खेल ही पलट गया। अमेरिका को फिर से पाकिस्तान की जरूरत आन पड़ी और पाबंदियां हटा ली गईं। बस इसी मौके का फायदा उठाकर 1984 तक पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से अपना बम तैयार कर लिया और फिर जब 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में टेस्ट किए तो कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी चगाई की पहाड़ियों में धमाके करके दुनिया को बता दिया कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मतलब भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। वो पहले एटम बॉम्ब इस्तेमाल करने का ऑप्शन हमेशा खुला रखता है। और कहानी का शायद सबसे खतरनाक मोड़ तो अब आना था। AQ खान यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने जो टेक्नोलॉजी चुराई थी उसका एक पूरा नेटवर्क बना लिया और उसे ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को ब्लैक मार्केट में बेच दिया। उन्होंने दुनिया को एक और भी ज्यादा खतरनाक जगह बना दिया था। अब जरा बड़े पिक्चर में देखें तो दुनिया के 90% से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ 2 देशों के पास हैं, रशिया और अमेरिका। इनके मुकाबले भारत और पाकिस्तान के हथियार बहुत कम हैं। आज के आंकड़ों को देखें तो भारत के पास करीब 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं। अब नंबर्स तो लगभग बराबर लगते हैं, है ना? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा टेक्निकल फर्क है। भारत दावा करता है कि उसके पास थर्मोन्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम बनाने की क्षमता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस दावे पर सवाल भी उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये माना जाता है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब होता क्या है? इसे आप न्यूक्लियर वेपन्स की सेकेंड जनरेशन समझिए। ये एक नॉर्मल एटम बॉम्ब से 100 गुना तक, जी हां 100 गुना तक ज्यादा तबाही मचा सकता है और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए बम तो बना लिया, लेकिन देश आज भी गरीबी और अस्थिरता से जूझ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि परमाणु हथियार एक देश को टूटने से तो शायद बचा सकते हैं, पर क्या वो एक देश को बना सकते हैं? क्या वो उसे तरक्की दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास आज भी तलाश रहा है।